हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, और हम लोगों ने वर्क के बेसिक डेफिनेशन को उस चैप्टर में सीखा था। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, बात करते हैं वर्क के बेसिक डेफिनेशन की। आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक आपका होता है बच्चों फोर्स वेक्टर, ठीक है, एक आपका होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आपको क्या मिलता है, वर्क। तो W बराबर आपका क्या होता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ठीक है, अब इसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें देख लेते हैं। तो आप लोग लगा के लिखोगे स्पेशल केस, स्पेशल केस। ठीक है, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन लिखोगे आप। W बराबर क्या लिखोगे, F डॉट S, और यहाँ से आप लिखोगे W बराबर Fs कोस थीटा। इसको आप बोलोगे 1 नंबर। थीटा क्या है भाई, थीटा आपका होता है वेक्टर F और वेक्टर S के बीच का कोण। ठीक है बच्चों, अब इसमें लेते हैं हम लोग केस फर्स्ट। इसमें हम लोग लेते हैं बच्चों केस फर्स्ट। ठीक है, यदि थीटा 0 डिग्री हो तो, और बच्चों थीटा 0 डिग्री होने का मतलब है बल तथा विस्थापन एक दूसरे के समांतर है। बल तथा विस्थापन एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, थीटा का ये वाला जो मान है ना, आप बच्चों जो आपका 1 नंबर समीकरण है उसमें रख दो। ठीक है, तो आपको मिलेगा W बराबर Fs और क्या मिलेगा, कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री आपका कितना होता है, 1। तो आपको W कितना मिल जाएगा बच्चों, Fs, और ये आपका वर्क का अधिकतम वाला मान है। कौन सा मान है बच्चों, अधिकतम वाला मान है। कौन सा मान है, अधिकतम वाला मान। और इसके साथ साथ ये पॉजिटिव भी है ना, इसके साथ साथ ये पॉजिटिव भी है। ओके, ये आपका केस नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड देखते हैं, यदि थीटा आपका 90 डिग्री हो तो, 90 डिग्री हो तो, 90 डिग्री होने का मतलब है कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है भाई, है ना। तो भाई समीकरण 1 में मान रख दो, थीटा का मान रख दो। थीटा का मान रखोगे तो आपको मिलेगा W बराबर Fs कोस 90। ठीक है, तो W बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 0। क्यों भाई, क्योंकि जो आपका ये कोस 90 है इसका वैल्यू कितना होता है, 0, है ना। तो देखो बच्चों, बॉडी पर फोर्स वर्क कर रहा है ना, लेकिन कैसे वर्क कर रहा है, परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है, तो आपका वर्क कितना मिलता है आपको, 0। ठीक है, केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड देखते हैं। यदि थीटा आपका 180 डिग्री हो तो, 180 डिग्री हो तो, और 180 डिग्री होने का मतलब है कि बल और विस्थापन, है ना, बल और विस्थापन एंटी पैरेलल है। बल और विस्थापन आपके एंटी पैरेलल है ना। तो ये वाला मान आप समीकरण 1 में रख दो भाई। ये वाला मान आप समीकरण 1 में रखोगे तो W बराबर आएगा बच्चों Fs कोस 180 डिग्री। ये चीज़ आ गई। अब बच्चों जो कोस 180 डिग्री है, जो आपका कोस 180 डिग्री है उसका मान होता है -1। कितना होता है भाई, -1। पता है सबको। तो W बराबर ये क्या आ जाएगा, Fs -1। नहीं पता, या बायो वाले जो बच्चे हैं वो लिख लो, कोस 180 डिग्री या कोस पाई, इसका मान होता है -1। तो आपका W बराबर बोलो क्या आ गया, -Fs। क्या आ गया, -Fs। तो आप यहाँ एक चीज़ नोट करो, आपका थीटा 0 डिग्री था तब आपको W ये मिला,
यानी आपको वर्क क्या मिला बच्चों, पॉजिटिव, है ना। देखो W बराबर क्या होता है, F डॉट एस। F डॉट एस का मतलब एफ एस कोस ऑफ थीटा। F पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, S दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये बीच के कोण की क्या होती है, कोज्या। तो ये मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। S भी मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव नंबर है। और दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो W मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है। आपका यदि थीटा 180 डिग्री है, थीटा यदि आपका 180 डिग्री है, तो आपको जो वर्क डन मिला है, फोर्स के द्वारा जो वर्क डन आपको मिला है वो आपको नेगेटिव मिला है। और यदि आपका थीटा 90 डिग्री है तो W जो है या वर्क जो है वो आपको क्या मिला है, 0 मिला है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो धनात्मक हो सकता है ना, वो ऋणात्मक भी हो सकता है ना, तथा वो शून्य भी हो सकता है। शून्य कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो, है ना। धनात्मक कब होगा, जब थीटा आपका 0 डिग्री हो। ऋणात्मक कब होगा, जब आपका थीटा कितना हो बच्चों, 180 डिग्री। थीटा कितना हो, 180 डिग्री। तो आप लोग एक काम करेंगे भाई, आप लोग एक नोट लगा के लिख लो, आप लोग एक नोट लगा के लिखो, वर्क यानी कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आपने ये तीनों केस देख ली, है ना। थीटा आपका 0 डिग्री, तब आपको क्या मिला था, पॉजिटिव वर्क, है ना। थीटा 180 डिग्री, तब आपको मिला था नेगेटिव वर्क। और थीटा आपका 180 डिग्री था, तब आपको नेगेटिव वर्क मिला था। और थीटा 90 डिग्री था, तब आपको 0 वर्क मिला था। ठीक है। ये आपका बच्चों, ये आपका नोट में नंबर फर्स्ट है। अब नोट में नंबर सेकंड, और इसमें मैं आपको 3 बातें बताऊंगा बच्चों, 3 बातें बताऊंगा। ठीक है, 3 बातें बताऊंगा। यदि आपका वर्क डन पॉजिटिव आए, क्या है बच्चों, वर्क डन पॉजिटिव, तो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगा। आपको दिखाऊंगा भी। यदि बच्चों किसी बॉडी पर जो वर्क डन है, यानी जो आपका वर्क हो रहा है वो यदि पॉजिटिव है ना, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ठीक है। इसमें सेकंड चीज़ है, यदि आपका वर्क डन बच्चों नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव, तो पार्टिकल का या बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो डिक्रीज होगा। ठीक है। और तीसरा केस ये है, यदि वर्क डन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, 3 प्रकार का वर्क डन हो सकता है। एक तो आपका पॉजिटिव, और एक आपका नेगेटिव, और एक आपका 0 वर्क। तो ध्यान देना, यदि किसी बॉडी पर पॉजिटिव वर्क हुआ है तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और यदि बॉडी पर नेगेटिव वर्क हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। यानी यदि वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी या फिर काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, चेंज जरूर आएगा। यदि वर्क डन नहीं है, वर्क हो ही नहीं रहा है, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, चलो ये चीज़ें आपको दिखाता हूँ, तीनों चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। क्या भाई आपको दोबारा बता देता हूँ। बच्चों आपने देखा है कि W बराबर क्या होता है आपका, Fs कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो पहला केस आपका क्या था, थीटा 0 डिग्री, ये आपका पहला केस था बच्चों, है ना। इसके लिए आपको W जो मिला था वो क्या मिला था, पॉजिटिव मिला था, है ना। ये आपका पहला केस था, नंबर 1 केस। नंबर 2 केस आपका था थीटा 180 डिग्री, है ना।
थीटा 180 डिग्री, आपको बच्चों वर्क डन क्या मिला था, नेगेटिव, है ना। और तीसरा केस आपका था थीटा कितना बच्चों, 90 डिग्री, है ना, तब आपको डब्लू कितना मिला था, 0। तो एक बार आप पहला और दूसरा केस देखो, एक तो आप देखो पहला केस और एक आप देखो बच्चों दूसरा केस। थीटा बराबर 0 डिग्री, तो मैंने कहा है कि वर्क डन आपका क्या है, पॉजिटिव, और वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे बच्चों एक साइकिल है, आप अच्छे से देखना, एक साइकिल है इस तरह से, और ये साइकिल इस तरफ दौड़ रही है। इसका जो पीछे वाला कैरियर स्टैंड है, देखो ये इधर दौड़ रही है ना, किसी न किसी वेलोसिटी v से। अब आपको ये बता देता हूँ, किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ उस बॉडी का मास, है ना, इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। यदि बच्चों ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी ये यदि बच्चों बढ़ जाएगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये वेलोसिटी यदि घट जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक साइकिल चालक जो है वो साइकिल को इस तरफ दौड़ा रहा है और उसका कोई ना कोई स्पीड v है, ठीक है। एक तेज़ी से दौड़ता हुआ बच्चा आता है और वो साइकिल का जो एक कैरियर स्टैंड है इसको पीछे की ओर इसकी गति की दिशा में धक्का मारता है, यानी फोर्स लगाता है, पीछे की ओर फोर्स लगाता है, पीछे की ओर फोर्स लगाता है। तो बच्चों देखो फोर्स कहाँ लगा रहा है, तो आंसर है +x दिशा में। और इस फोर्स के कारण साइकिल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ हो रहा है, वो भी +x दिशा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, +x दिशा में। तो फोर्स का डायरेक्शन भी +x दिशा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी +x दिशा। थीटा क्या है, 0। बोलो वर्क डन है वो क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क डन है वो क्या होगा, पॉजिटिव। ये चीज़ तो आपको पता ही है। और मैं कह रहा हूँ यदि वर्क डन पॉजिटिव है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो दौड़ती हुई साइकिल को यदि कोई बच्चा तेजी से पीछे की ओर उसकी गति की दिशा में धक्का मार दे, तो बच्चों उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। और स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और इसका काइनेटिक एनर्जी यदि बढ़ गया तो इसका मतलब इस पर कौन सा वर्क हो गया, पॉजिटिव वर्क। यदि आपको किसी भी केस में, किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता हुआ दिखे, है ना, तो आप बेझिझक बोल देना कि उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है और फोर्स उस पर पॉजिटिव वर्क कर रहा है। कौन सा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है ना। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। ओके, सेकंड केस देखते हैं। साइकिल किसी स्पीड से ऐसे दौड़ रहा था, बच्चा क्या काम करता है, इसके पीछे वाले स्टैंड को पकड़कर पीछे की ओर खींचता है। यानी बच्चा बल इधर लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये आपका जो साइकिल था वो थोड़ा तेज स्पीड से दौड़ रहा था। बच्चा इसको पीछे की ओर खींच रहा है, फिर भी ये इधर ही चलता रहता है, तो इसका विस्थापन इधर हो रहा है। तो बच्चों देखो बल का दिशा -x, विस्थापन का दिशा +x, एक दूसरे के क्या है, विपरीत। थीटा क्या है, 180 डिग्री। वर्क डन बोलो क्या है, नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव होता है तो काइनेटिक एनर्जी में मैं क्या बोल रहा हूँ, कमी आती है। तो आप थोड़ा सोच के देखो, साइकिल इधर दौड़ रहा था और कोई बच्चा साइकिल के इस स्टैंड को पकड़कर इसकी गति की विपरीत दिशा में खींचता है, तो इसका स्पीड थोड़ा स्लो होगा। स्पीड स्लो होने का मतलब वेलोसिटी घट जाएगी, और वेलोसिटी घटने का मतलब है बच्चों काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होगी, घट जाएगी। तो आपने क्या देखा, यदि नेगेटिव वर्क है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, घटती है। और यदि पॉजिटिव वर्क है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। और यदि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी न तो वो बढ़ रही है और न ही घट रही है, तो आप कह सकते हो कि वर्क डन कितना है बच्चों, 0। और वर्क डन 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहले और दूसरे दो केस तो मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको दिखा भी दिया कि जब पॉजिटिव वर्क है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, जब नेगेटिव वर्क है तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है ना। जब 0 वर्क है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको यह भी दिखाता हूं। तो आप लोग एक सवाल लिखेंगे, बच्चों, एक क्वेश्चन लिखेंगे। आप लोग एक सवाल लिखेंगे भाई, आप लोग एक सवाल लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन लिखेंगे। एक कण
एक समान चाल से वर्तुल गति कर रहा है। कौन सी गति कर रहा है बच्चों? वर्तुल गति कर रहा है। कण पर अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। सवाल क्या है भाई? सवाल क्या है? सवाल है कि एक समान चाल से क्या कर रहा है? वर्तुल गति कर रहा है। आपको क्या ज्ञात करना है? अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया वर्क डन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? देखो कैसे ज्ञात करोगे। आपका फार्मूला क्या है? आपका फार्मूला है W बराबर, बोलो क्या? F डॉट S। अभिकेंद्रीय बल को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, तो इसको किससे लिख देंगे? FC से। किससे बोल देंगे? FC से। तो F डॉट S आ गया, और इसको लिखा जा सकता है W बराबर, इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है W बराबर FCS और कोस थीटा। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूँ। सेंट्रीपिटल के फोर्स में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है और जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन है ना, वो बच्चों परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। और परपेंडिकुलर होते हैं तो आपका थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर क्यों होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये होता है आपका सर्कुलर मोशन, ये आपका सर्कुलर मोशन, ये आपका त्रिज्या है ना। और मान लो एंटी क्लॉकवाइज कोई पार्टिकल घूम रहा है। जब पार्टिकल आपका यहाँ होता है तो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी बच्चों इधर होता है, वेक्टर v। और टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर है तो टेंजेंशियल जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो भी इधर होगा बच्चों s। जब पार्टिकल यहाँ आ जाता है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी देखो ये वाला हो जाएगा। अब ये इधर जाना चाहता है तो डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, वो भी इसका इधर है, वो भी इधर जाना चाह रहा है। उसके बाद अब यहाँ आया तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर ये हो जाएगा। यहाँ जो चिन्ह सा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ आया, वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी टेंजेंट के अनुदिश होगा। यहाँ है तब ये आपका है वेलोसिटी वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। किसके कारण? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। और पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर काम करता है। तो ये आपका सेंटर है। पार्टिकल जब पॉइंट ए पर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है देखो इधर, यहाँ है तब ये लग रहा है देखो इधर, यहाँ है तब देखो ये लग रहा है इधर, यहाँ है तब देखो ये लग रहा है इधर। तो आप क्या देख रहे हो? सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है ना। ये टेंजेंट के अलोंग है ना। ये आपका इसके रेडियस के अलोंग है। रेडियस और टेंजेंस क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो FC और S परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना है? 90 डिग्री। यहाँ भी देखो ये आपका रेडियस के अलोंग है, ये टेंजेंट के अलोंग है, परपेंडिकुलर है। यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है। यानी सर्कुलर मोशन करता है तो पार्टिकल पर अभिकेंद्रीय बल लगता है, और अभिकेंद्रीय बल सदैव कहाँ लगता है? केंद्र की ओर। और केंद्र की ओर लगता है तो बल तथा विस्थापन एक दूसरे के पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं समीकरण 1 में इसका मान रख दूंगा। तो ये आएगा W बराबर, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, ये S आ जाएगा, और क्या लिखूंगा? cos ऑफ 90 डिग्री। प्यारे बच्चों देखो फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो है। बल गुणा विस्थापन से यदि निकालोगे तो वर्क जीरो नहीं आएगा। लेकिन देखो बल भी नॉन जीरो है और ये विस्थापन भी नॉन जीरो है। लेकिन थीटा कितना है? 90 डिग्री। cos 90 का मान कितना होता है? 0। cos 90 का मान कितना होता है बच्चों? 0। कितना होता है? 0 इंटू 0। और फाइनली बोलो ये कितना आ गया? 0। इसका मतलब अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। तो फाइनली आपका W बराबर क्या आ गया? 0। तो इसको आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में भी याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? कि अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या होता है? 0 होता है। अब 0 क्यों होता है? ध्यान से सुनो बच्चों। मैंने आपको बताया है
यदि किसी पार्टिकल पर या किसी बॉडी पर यदि वर्क डन हो रहा है ना, तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। क्या चेंज होगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। क्या चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी। आप यहाँ देखो, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो मैंने क्या कहा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान चाल से गति कर रहा है। कौन सी चाल से? एक समान चाल से। तो यहाँ पर यदि इसके वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखा जाए, इसका स्पीड देखा जाए v है, यहाँ पर भी कितना है v, और यहाँ पर भी कितना है v, और यहाँ पर भी कितना है v, यानी इसका स्पीड चेंज नहीं होता। वेलोसिटी चेंज होता है बच्चों, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होता। ध्यान से सुनना, वेलोसिटी चेंज होता है लेकिन स्पीड चेंज नहीं होता। यहाँ स्पीड किसको बोल रहा हूँ? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बोल रहा हूँ। तो ए पर देखो, बी पर देखो, सी पर देखो, डी पर देखो, कहीं पर भी देख लो, इसका काइनेटिक एनर्जी आपको कितना मिलेगा? आंसर है ये आपको मिलेगा हाफ m गुणा वी स्क्वायर। इसका मतलब कहीं पर भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। यहाँ पर भी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर भी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर भी हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर भी हाफ एम वी स्क्वायर। यानी काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा। और काइनेटिक एनर्जी में यदि चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब फोर्स जो इस पर लग रहा है वो इस पर किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं कर रहा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनोगे कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है, अभिकेंद्रीय बल जो लगता है, वो पार्टिकल के स्पीड को चेंज नहीं करता बच्चों, स्पीड को चेंज नहीं करता। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल घूम रहा है, सेंटर की ओर हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंटर की ओर हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स केवल वेलोसिटी को बदलता है, यानी केवल वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलता है बच्चों, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं बदलता है। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v, और यहाँ पर भी v। और स्पीड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा, तो काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब वर्क डन कितना है? 0। काइनेटिक एनर्जी यदि इंक्रीज होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी यदि डिक्रीज होता है तो वर्क डन आपका नेगेटिव होता है। और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, कोई चेंज नहीं आ रहा, जितनी थी उतनी ही रहती है। इसका मतलब फोर्स जो उस पर लग रहा है ना, उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना है बच्चों? 0 है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 स्पेशल केस थे, है ना, और एक आपको मैंने सवाल भी करवा दिया। तो इस चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? वर्क, एनर्जी एंड पावर, है ना। तो पहला जो फिजिकल क्वांटिटी था वर्क, उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि वर्क क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरी क्वांटिटी को। वर्क के बाद दूसरी क्वांटिटी क्या थी? एनर्जी थी, है ना, एनर्जी। दूसरी क्वांटिटी क्या थी? एनर्जी। और एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। या क्या बोलते हैं बच्चों? एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। इसके बारे में पढ़ना है। तो आपको बताता हूँ बच्चों, ऊर्जा किसको बोलते हैं, ऊर्जा किसको बोलते हैं, है ना, ऊर्जा किसको बोलते हैं। ठीक है, अरे भाई वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क, है ना। मैंने देखो आपको वर्क का तीसरा डेफिनेशन लिखाया था। मैंने क्या बताया था? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैंने कहा कि वर्क क्या है, तो मैंने क्या कहा था? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही वर्क है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही वर्क है। ठीक है, तो ऊर्जा को डिफाइन कैसे करते हैं? ऊर्जा को डिफाइन कैसे करते हैं? तो आप लोग लिखेंगे बच्चों, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। जैसे बच्चों आप देखो, मान लीजिए आपके सामने 2 छोटे बच्चे हैं, है ना, और दोनों बच्चों को आप बोल देते हो कि आप लोगों को दौड़ लगाना है। ठीक है, उनमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, वो लंबे समय तक दौड़ता रहता है, उछल कूद करता रहता है। और दूसरा ऐसा बच्चा है जो थोड़ी देर बाद रुक जाता है, बैठ जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई वो दूसरे वाला बच्चा बड़ा एक्टिव है, बड़ा एनर्जेटिक है, यानी ज़्यादा ऊर्जा वाला है, ऊर्जावान है ना। क्यों? क्योंकि उसमें कार्य करने की क्षमता क्या है? ज़्यादा है। कार्य करने की क्षमता क्या है? ज़्यादा है। क्योंकि पहला बच्चा रेस्ट पे आ गया, है ना, यानी उसमें कार्य करने की क्षमता क्या है? कम है। तो ऊर्जा किसको बोलते हैं बच्चों? ऊर्जा बोलते हैं कार्य करने की क्षमता को। किसको बोलते हैं बच्चों? कार्य करने की क्षमता को। ओके, अब ये जो आपका एनर्जी है ये कई प्रकार का होता है ना, कई प्रकार का होता है। तो अगला हेडिंग डाल के आप लिखोगे ऊर्जा के प्रकार।
कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है बच्चों, है ना। ऊर्जा के प्रकार, और ऊर्जा के प्रकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और इसको किससे लिखते हैं? बड़े के से। किससे लिखते हैं? बड़े के से। क्या होती है आप लिखिए, किसी पिंड की गति के कारण, किसी पिंड की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा, उसमें निहित ऊर्जा पिंड की गतिज ऊर्जा कहलाती है। पिंड की गतिज ऊर्जा कहलाती है। पिंड की गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसको बोलते हैं? किसी पिंड की गति के कारण, किसी पिंड की गति के कारण उस पिंड में जो निहित ऊर्जा होती है, निहित ऊर्जा का मतलब उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? पिंड की गतिज ऊर्जा। और किससे लिखते हैं बच्चों इसको? के से। अब देखो इसका मान किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप एक स्टार लगा के लिखिए। स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड, स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड स्मॉल वी वेग से गतिमान है, स्मॉल वी वेग से गतिमान है। तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा, पिंड का द्रव्यमान कितना है? m, किस वेग से चल रहा है? v वेग से। तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी भाई? उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो आंसर है उसकी गतिज ऊर्जा का मान होगा हाफ mv²। क्या होगा? हाफ mv²। मानक सूत्र है, आपको याद रखना है। यदि बच्चों आपके पास कोई पार्टिकल है, कोई आपके पास बॉडी है, कोई पिंड है, कोई वस्तु है ना, और उसका मास कितना है? m, है ना, और वो किस वेलोसिटी से चल रहा है? तो आंसर है v से। तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है k बराबर हाफ ऑफ m गुणा v², हाफ ऑफ m गुणा v²। ये क्या होती है? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब जब कोई पिंड मोशन में होता है, यानी गति में होता है, तो उस पिंड में क्या आ जाती है? कार्य करने की क्षमता आ जाती है। जब कोई पिंड गति में होता है तो उसमें क्या आ जाती है? कार्य करने की क्षमता आ जाती है। उस कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या बोल देते हैं? गतिज ऊर्जा। चलो बच्चों एक बात बताओ, कार्य करने की क्षमता, कार्य क्या होता है आपको पता है? यदि किसी वस्तु पर कार्य हो रहा है तो मैंने आपको बताया है उस वस्तु के काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा, उस वस्तु के काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा। एक चीज़ देखो आप लोग, मान लीजिए बच्चों कि ग्राउंड पर बच्चों एक फुटबॉल पड़ा है, ग्राउंड पर एक फुटबॉल पड़ा है, ठीक है, फुटबॉल पड़ा है, एक फुटबॉल पड़ा है, और ये फुटबॉल आपका स्थिर है। स्थिर का मतलब इसका वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 है इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक। तो वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चों? उसके अकॉर्डिंग ये है कि यदि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए, मान लो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, है ना, तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है। इस पर क्या हो रहा है बच्चों? पॉजिटिव वर्क, यानी कोई इस पर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये वाला जो फुटबॉल है इसको मैं पैर से किक करता हूँ, या मान लो ऐसे हाथ से धक्का मारता हूँ ग्राउंड पर, ऐसे हाथ से धक्का मारता हूँ, है ना, हाथ से ऐसे धक्का मारता हूँ, यानी इस पर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स के कारण क्या होगा? ये बॉल इस ग्राउंड पर लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो बॉल के पास आप अब क्या देख रहे हो? स्पीड देख रहे हो। स्पीड का मतलब आप क्या देख रहे हो? वेलोसिटी। और वेलोसिटी देख रहे हो ना, तो इसका मतलब इसका जो काइनेटिक एनर्जी था वो क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुका है, इसका मतलब इस पर कौन सा वर्क हो चुका है? पॉजिटिव वर्क। और ये पॉजिटिव वर्क किसने किया? तो आंसर है आपने किया। आपने इस पर क्या लगाया बच्चों? फोर्स।
आपने इस पे क्या लगाया, फोर्स। आपने इस पे क्या किया बच्चों, कार्य किया। आपने इस पे क्या किया, कार्य किया, है ना। आपने इस पे क्या किया, कार्य किया, और कार्य किया, इसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब फिर कह रहा हूँ ऊर्जा किसको बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को। तो आपके पास ऊर्जा है, क्यों, क्योंकि आप में कार्य करने की क्षमता है। आपने इस बॉडी पर कार्य कर दिया, इस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में आपने चेंज कर दिया, इस वस्तु के काइनेटिक एनर्जी में आपने चेंज कर दिया बच्चों, है ना। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया, इसका मतलब आपने वर्क कर दिया, और आपने वर्क कर दिया, इसका मतलब आप में क्या है, आप में क्या है बच्चों, आप में क्या है, आप में है कार्य करने की क्षमता। आप किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हो। आप किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहे हो। एक साइकिल दौड़ रही है तो आप स्टैंड को पकड़ के उसको उल्टा खींचोगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा, यानी आपने उस पर वर्क डन कर दिया, नेगेटिव वर्क किया हो बोले, यानी आपने कार्य करने की क्षमता है। साइकिल जिस दिशा में दौड़ रही है उस दिशा में धक्का मार दो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, कार्य कर दिया। यानी आप में क्या है बच्चों, कार्य करने की क्षमता है। और कार्य करने की क्षमता है, इसका मतलब आप में क्या है, आप में क्या है बच्चों, ऊर्जा है। आप में क्या है, ऊर्जा है। और वो ऊर्जा आपको कहाँ से मिली, तो आंसर है वो ऊर्जा आपको मिली फूड से। कहाँ से मिली, फूड से। ओके, चलो आपके पास तो ऊर्जा थी इसलिए आपने इस पर कार्य कर दिया, यानी आप में कार्य करने की क्षमता थी। लेकिन आप तो एक सजीव वस्तु है, मान लो एक निर्जीव वस्तु है बच्चों, एक निर्जीव वस्तु है। मान लो एक ये आपका सिंपल वाला फुटबॉल है ना, और ये थोड़ा भारी फुटबॉल ले लेता हूँ, मान लो किसी मेटेलिक बॉडी का बना हुआ है, ये भारी फुटबॉल ले लेता हूँ। ये फुटबॉल नंबर आपका 1 है और ये फुटबॉल नंबर आपका 2 है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या इसमें कार्य करने की क्षमता है। जैसे आपने इसको धक्का मारकर इसकी स्पीड को चेंज कर दिया था। स्पीड को चेंज करने का मतलब आपने काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया था, इसका मतलब आपने इस पर क्या कर दिया था, वर्क कर दिया था, यानी आप में क्या थी, कार्य करने की क्षमता। क्या उसी प्रकार इसमें भी कार्य करने की क्षमता है, क्या ये फूड लेती है, नहीं। फिर इसमें कार्य करने की क्षमता कैसे आ गई, फिर इसमें ऊर्जा कैसे आ गई। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, इस बाल का यदि मास कितना है, m, कितना है, m, यदि मैं इसको वेलोसिटी v देकर दौड़ा दूं तो इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जैसे हमारे पास एनर्जी आती है फूड के कारण, वैसे ही इस बाल के पास जो एनर्जी है, बाल के पास एनर्जी है वो किसके कारण आएगी, स्पीड के कारण। स्पीड का मतलब है किसके कारण आएगी, गति के कारण। जो गति के कारण इसके पास एनर्जी आएगी, कार्य करने की क्षमता आएगी, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, गतिज ऊर्जा। क्या बोल रहे हैं, गतिज ऊर्जा। तो आपने इसको v वेलोसिटी दे दिया, आपने इसको धक्का मार दिया, है ना, फूड नहीं दिया, फूड नहीं खिलाया, खाना नहीं खाएगी, है ना। इसको तो आपने स्पीड दे दिया, आपने इसको गति दे दी। गति देते ही मैं कह रहा हूँ इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसका मतलब इतनी कार्य करने की क्षमता आ गई, यानी ये बॉडी इतना कार्य कर सकती है। यानी ये बॉडी किसी अन्य वस्तु की काइनेटिक एनर्जी में इतना चेंज ला सकती है, इतना चेंज ला सकती है। तो देखो क्या होगा, क्या होगा। आपने जैसे इसको इधर धक्का दिया, ये फुटबॉल लुढ़कते हुए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और इसको टक्कर मारेगा। और जैसे इसने इसको टक्कर मारा, इसको धक्का मारा, इसने आगे लुढ़कना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों ये तो स्थिर थी, अब ये लुढ़कना स्टार्ट हो गई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब इस फुटबॉल पे वर्क हुआ है। और कौन सा वर्क हुआ है, पॉजिटिव वर्क हुआ है। ये वर्क किसने कर दिया, ये वर्क किसने कर दिया, ये कार्य किसने कर दिया, ये कार्य करने की क्षमता किसके पास थी। तो आंसर है इस वाले फुटबॉल के पास। और इस वाले फुटबॉल के पास ये कार्य करने की क्षमता किसके कारण आई, गति के कारण। यदि इसमें स्पीड नहीं होती, इसके पास लाके धीरे से छोड़ देते, तो क्या ये इसको धक्का मार सकती थी, नहीं मार सकती थी। क्या मार सकती थी, नहीं मार सकती थी। तो इस फुटबॉल में गति के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता आ गई। और कार्य करने की क्षमता मैं क्या कह रहा हूँ, ऊर्जा। और गति के कारण जो ऊर्जा आती है, कार्य करने की क्षमता आती है, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, गतिज ऊर्जा। और उसके कारण इसने इस पर क्या कर दिया, वर्क कर दिया, इसके काइनेटिक एनर्जी में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बताओ बच्चों, आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। अब एक बात और सुनो, मैंने कहा था कि वर्क क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब इस वाले फुटबॉल ने, बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, इस वाले फुटबॉल ने इस वाले फुटबॉल पर कार्य कर दिया, कार्य कर दिया। इसका मतलब इस फुटबॉल ने अपनी एनर्जी का कुछ भाग इसको दे दिया, कुछ भाग इसको दे दिया। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही वर्क होता है। तो बच्चों क्या होगा, जैसे ये स्पीड से दौड़ेगी ना, तो ये वाली फुटबॉल टक्कर मारने के बाद थोड़ा स्लो हो जाएगी, यानी इसका स्पीड घट जाएगा। स्पीड घट गया, इसका मतलब इसका क्या घट गया, काइनेटिक एनर्जी घट गया। तो पहले बच्चों ध्यान से सुनो, कोई भी बॉडी जब गति में होती है तो गति के कारण उसमें क्या आ जाती है, कार्य करने की क्षमता, यानी वो वस्तु अन्य वस्तुओं की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर सकती है। यदि कोई वस्तु गतिमान है ना, तो रास्ते में यदि कोई अन्य वस्तु से मिल जाए, है ना, तो उनको धक्का मार के या टक्कर मार के, है ना,
वो उन वस्तुओं की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर सकती है। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया तो मैंने आपको कहा है कि इसका मतलब वस्तु पे क्या हो गया, कार्य हो गया। या इसका मतलब उसके पास क्या है बच्चों, कार्य करने की क्षमता। और कार्य करने की जो क्षमता है उसको मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, ऊर्जा। क्या कह रहा हूँ, ऊर्जा। तो ध्यान से देना बच्चों, किसी भी वस्तु में गति के कारण, किसी भी वस्तु में गति के कारण बोलो उसमें क्या आ जाती है, कार्य करने की क्षमता आ जाती है। और कार्य करने की क्षमता को मैंने क्या नाम दे दिया बच्चों, ऊर्जा। यानी क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। और गति के कारण जो ऊर्जा आती है, गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसको क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा। ठीक है। अब सवाल यह आता है कि हमने जो फार्मूला बनाया बच्चों, हमने जो फार्मूला बनाया है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है हाफ ऑफ m गुणा वी स्क्वायर, हाफ ऑफ m गुणा वी स्क्वायर। तो ये सूत्र आया कहाँ से, ये सूत्र आया कहाँ से, ठीक है। हमें इस सूत्र की स्थापना करनी है, हमें इस सूत्र की स्थापना करनी है। ये मापन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप अपना अगला हेडिंग डालिए, गतिज ऊर्जा का मापन, गतिज ऊर्जा का मापन कैसे किया जाता है, मापने का तरीका क्या होता है, वैज्ञानिक लोग कैसे मापते हैं, कैसे ये सूत्र दिया गया है। हेडिंग क्या डालोगे बच्चों, गतिज ऊर्जा का मापन, ठीक है। तो देखिए कैसे मापते हैं, कैसे मापते हैं बच्चों। तो लिखिए, किसी स्थिर वस्तु को, किसी स्थिर वस्तु को गतिशील करके विवेग प्रदान करने हेतु, विवेग प्रदान करने हेतु बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, बल जितना कार्य करेगा, कार्य करने का मतलब उतनी ऊर्जा उस वस्तु को क्या कर देगा, ट्रांसफर, तो वो ही क्या होगी, वस्तु की गतिज ऊर्जा। दोबारा सुने, किसी स्थिर वस्तु को गतिशील करके विवेग प्रदान करने हेतु बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। ये बच्चों इसको मापने का एक तरीका होता है, इसको मापने का एक तरीका होता है। क्या तरीका है बताओ। किसी स्थिर वस्तु को गतिशील करके विवेग प्रदान करने हेतु बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। पहले वस्तु बोलो क्या है बच्चों, स्थिर, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0। फिर उस पर आपको क्या लगाना है बच्चों, बल, बल लगा के आप क्या प्रदान कर देते हो, विवेग। ऐसा करने हेतु बल ने जितना भी कार्य किया है वो कार्य ही वस्तु की क्या कहलाता है बच्चों, गतिज ऊर्जा। यानी किया गया कार्य ज्ञात कर लो और वो कार्य ही उसकी क्या होगा, गतिज ऊर्जा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका हल देखते हैं बच्चों। आप लोग एक चीज़ देखो, ये आपके पास बच्चों एक ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये वाला, ये ब्लॉक पड़ा है बच्चों, ठीक है। ये जो ब्लॉक है इसका द्रव्यमान, ये जो आपका ब्लॉक है इसका द्रव्यमान ये पॉइंट ए पर है और इसका द्रव्यमान बच्चों कितना है, m। और प्रारंभ में इसका वेग बोलो कितना है, 0। कितना है बच्चों, 0। अब आप क्या काम करते हो, आप इस पर बच्चों फोर्स लगाते हो, ऐसे धक्का मारते हो, है ना। ब्लॉक को ऐसे धक्का मारना स्टार्ट कर दिया आपने, ब्लॉक को आपने बच्चों ऐसा धक्का मारना स्टार्ट कर दिया। धक्का मारोगे तो ये सरकना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे 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 सरकना स्टार्ट हो गया तो इसमें एक्सेलरेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। इसमें जो एक्सेलरेशन बन गया, इसमें जो एक्सेलरेशन बन गया इस वाले डायरेक्शन में, मैं मान लेता हूँ, बोलो कितना बन गया, वेक्टर ए। कितना बन गया बच्चों, वेक्टर ए। और इस एक्सेलरेशन के कारण किसी टाइम टी के बाद, किसी टाइम टी के बाद मान लो ये ब्लॉक जो है वो आपका कहाँ पहुँच जाता है, पॉइंट बी पर। कहाँ, पॉइंट बी पर। और पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद ये यहाँ पर कितना वेग ग्रहण कर लेता है, वी वेग। और इसका जो विस्थापन है, इसका जो विस्थापन है, इसका जो विस्थापन है वो बच्चों बोलो कितना हो जाता है, एस। कितना हो जाता है, एस। या मैं कह सकता हूँ कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है और इसको बोलो मैं क्या कह सकता हूँ, वेक्टर एस। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक ब्लॉक पड़ा है बच्चों ग्राउंड पर, मास एम है, कहाँ पड़ा है, पॉइंट ए पर। आपने इसको सरकाना शुरू कर दिया, आप लगातार इसको सरका रहे हो, सरका रहे हो, सरका रहे हो, है ना। और जैसे ये पॉइंट बी पे पहुंचा,
कहाँ पहुंचा बच्चों, पॉइंट बी पे। और पॉइंट बी पे पहुंचते ही इसने कितना वेग ग्रहण कर लिया, वी वेग। प्रारंभ में क्या था बोलो, स्थिर। यहाँ आकर इसने कितना वेग ग्रहण कर लिया, वी। और ब्लॉक पर फोर्स लगाया जा रहा है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और वो एक्सेलरेशन जो बढ़ रहा है उसको आपने कितना मान लिया, ए। कितना मान लिया, ए। तो जब ब्लॉक पॉइंट बी पर आया तो इसके पास एक गति है, इसके पास एक स्पीड है, और वो स्पीड कितनी है, वी। और मैं यह जानने में मेरा इंटरेस्ट रखता हूँ कि पॉइंट बी पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो आपने डेफिनेशन लिखा है कि स्थिर वस्तु को गतिशील करके वी वेग प्रदान करने हेतु बल द्वारा किया गया कार्य। यानी ब्लॉक पर आपने ये वाला बल लगाया, ठीक है, और ब्लॉक में कितना विस्थापन हो गया, एस, और ब्लॉक कहाँ पहुँच गया, बी पर। तो आपको कैलकुलेट करना है बल के द्वारा ब्लॉक को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने हेतु किया गया कार्य। ठीक है, तो कैसे करते हैं, लिखिए। माना, डायग्राम बनाना, उसके बाद लिखना। माना ब्लॉक का द्रव्यमान m है, ब्लॉक का द्रव्यमान m है, ठीक है। ब्लॉक पर बल कैपिटल F चित्रानुसार आरोपित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लॉक में ए त्वरण उत्पन्न हो जाता है तथा विस्थापन S के बाद पॉइंट B पर इसका वेग कितना मान लो भाई, इसका वेग v हो जाता है। एक बात और लिख लोगे, ब्लॉक का प्रारंभिक वेग 0 है, ब्लॉक का प्रारंभिक वेग 0 है, ब्लॉक का प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है। डायग्राम में जो चीज़ें हैं उनको मैंने नोट किया है। मैंने आपको क्या कहा है भाई, ब्लॉक का द्रव्यमान m है और इस पे ये वाला बल काम कर रहा है। प्रारंभिक वेग 0 था, बल के कारण इसमें क्या बनेगा, त्वरण बनेगा, त्वरण के कारण ये सरकना स्टार्ट कर देगा। पॉइंट बी पे आया तो मैंने मान लिया कि इसका वेग बढ़कर कितना हो जाता है, v, है ना। सरका रहे हो तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ता रहेगा और यहाँ बढ़ते बढ़ते बोलो कितना हो गया, v, है ना। बल लगेगा तो त्वरण पैदा होगा, तो वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होने का मतलब यदि यहाँ 0 है तो यहाँ आते आते मान लो वेग कितना हो गया, v। और जब b पर पहुँचा तो ब्लॉक के द्वारा जो विस्थापन तय किया जाता है उसका मान आपका क्या होगा, h, ठीक है। हमें तो क्या करना है, हमें तो वर्क डन निकालना है। स्थिर वस्तु को गतिशील करके वी वेग प्रदान करने हेतु किया गया कार्य, स्थिर वस्तु को गतिशील करके वी वेग प्रदान करने हेतु किया गया कार्य। इसका मतलब आपको ब्लॉक को ए से बी तक लाने हेतु बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कार्य की परिभाषा से बल द्वारा ब्लॉक पर किया गया कार्य। भाई कार्य का परिभाषा ये है, W बराबर क्या होता है बच्चों, F डॉट S, या W बराबर क्या होगा, FS cos 0 डिग्री। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, बल और विस्थापन का दिशा सेम है, इसलिए थीटा आपका 0 डिग्री है। बल कहाँ लग रहा है, प्लस x दिशा में, विस्थापन भी कहाँ हो रहा है, प्लस x दिशा में। थीटा कितना है, 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 1। तो बोलो W बराबर क्या आ गया, W बराबर आ गया FS
या फिर W बराबर क्या आ गया, तो आंसर है W बराबर आ गया बच्चों MAS। इसको बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। क्यों M में क्यों लिखा, तो लिखूँगा बच्चों गति के कौन से नियम से, द्वितीय नियम से, समीकरण नहीं नियम, गति के द्वितीय नियम से, है ना। F बराबर M में होता है बच्चों। ब्लॉक का जो द्रव्यमान है वो कितना है, ब्लॉक का जो द्रव्यमान है वो कितना है M। आपने इस पे कितना फोर्स लगाया F, तो इसमें कितना त्वरण पैदा हो गया A। तो M द्रव्यमान के ब्लॉक में यदि A त्वरण उत्पन्न हो जाता है, यदि A त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो गति का दूसरा नियम कहता है कि उस ब्लॉक पे जो बल लग रहा है ना, उसका परिमाण कितना है, F बराबर M में। कितना है, F बराबर M में, है ना। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है बच्चों, है ना। ब्लॉक पे बल लगा, बल के कारण ब्लॉक में क्या उत्पन्न हुआ, त्वरण। तो यदि उत्पन्न हुआ त्वरण A है, ब्लॉक का द्रव्यमान M है ना, तो कितना बल लग रहा था भाई, कितना बल लग रहा था, कैसे निकालोगे, दूसरे नियम से तो निकालोगे, कितना, M में। तो W बराबर आ गया MAS, यानी ब्लॉक को A से B तक आपने पहुंचाया और आपने इस पे कितना कार्य कर दिया, MAS कार्य कर दिया। कितना कर दिया, MAS। ओके, अब मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ बच्चों, आप भी लिखेंगे। गति के तीसरे समीकरण से, यहाँ मैं दूसरा नियम ले रहा हूँ और यहाँ तीसरा समीकरण ले रहा हूँ। गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से, गति का तीसरा समीकरण कहता है v स्क्वायर बराबर क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो v स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 0 प्लस 2as। क्यों, क्योंकि बच्चों u बराबर 0 है। देखो यहाँ वेलोसिटी कितना है u, और b पर वेलोसिटी कितना हो गया v, है ना। तो s दूरी तय करने के बाद यदि वेलोसिटी v हो जाता है, तो तीसरा समीकरण कहता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होगा, और u बराबर 0 है तो v स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 0 प्लस 2as। और यहाँ से v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2as। और यहाँ से बच्चों यदि a का मान निकाला जाए, तो वो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बटा 2s, v स्क्वायर बटा 2s। इसको मैं बोल देता हूँ 2 नंबर। ये पार्टिकल का क्या आ गया, एक्सेलरेशन। जब पार्टिकल या ब्लॉक पॉइंट A से पॉइंट B पर पहुंचा, पॉइंट A से पॉइंट B पर पहुंचा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया, v स्क्वायर बटा 2s। अब ये वाला मान 1 में रख दो, तो मैं लिख रहा हूँ भाई, आपका जो समीकरण 2 है ना, उससे जो एक्सेलरेशन आया है वो 1 में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, 1 में रखते हैं। तो W बराबर बोलो क्या आ जाएगा, M गुणा A क्या है, v स्क्वायर बटा 2s, और गुणा में क्या है s से s काट दो। तो बच्चों W बराबर बोलो कितना आ गया, 1 बटा 2, ये 2 M, और गुणा में क्या आ गया, v स्क्वायर, गुणा में क्या आ गया, v स्क्वायर। इसको बोल दो समीकरण नंबर 3। तो जो वर्क डन था बच्चों आपका, जो आपका क्या आया था, MAS, क्या आया था बच्चों, MAS, है ना। और A का वैल्यू पुट किया तो वो क्या आ गया, हाफ mv स्क्वायर। ये तो वर्क डन आ गया। इसका मतलब पार्टिकल आपका स्थिर था, है ना। और आपने इसको B पर पहुंचा कर कितना वेलोसिटी दे दिया, v। तो इस पे जो ये बल लगाया जा रहा था, इस बल ने कितना कार्य कर दिया, हाफ mv स्क्वायर। और आपने क्या कहा है कि किया गया कार्य ही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी के मापन की परिभाषा से काइनेटिक एनर्जी की जो मापन की परिभाषा है वो क्या है, मापन की जो परिभाषा है वो क्या है, वो कहती है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी, उसके डेफिनेशन को अच्छे से देखो, स्थिर वस्तु को गतिशील करके, है ना, v वेग प्रदान करने हेतु बल के द्वारा किया गया कार्य है। तो बल के द्वारा किया गया कार्य ये है, और वो किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के। तो भाई W का मान रख दो, मान रखने पर K बराबर W का मान रख दो, क्या है बोलो, हाफ mv स्क्वायर। समीकरण नंबर बोलो कितना आ गया, 4। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। यानी ये जब m द्रव्यमान का ब्लॉक जब B पर पहुंचेगा और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है।
काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है। किसका सूत्र है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का। इसलिए हम लोग लिखते हैं बच्चों K बराबर हाफ m गुणा v स्क्वायर। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको स्थापित करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, वो आपके माइंड में रहना चाहिए, है ना। बाकी एग्जाम में नहीं पूछता कि गतिज ऊर्जा का मापन कैसे किया जाता है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि यदि किसी पार्टिकल का मास m है ना, और यदि वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बच्चों? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बच्चों? हाफ mv स्क्वायर। आपको इतना ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और आज का क्लास हम यहीं पूरा करेंगे, है ना। और कल जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग एक बहुत ज़ोरदार थ्योरम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। आज आपने पढ़ा सबसे पहले एनर्जी को, ऊर्जा को। ऊर्जा किसको बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को, है ना, कार्य करने की क्षमता को। जैसे हम लोगों में एनर्जी होती है, हम लोगों में कार्य करने की क्षमता होती है ना, वैसे ही बच्चों जो आपकी कोई वस्तु है या आपका कोई पिंड है या कोई आपका पार्टिकल है, उनमें भी ऊर्जा होती है, उनमें भी कार्य करने की क्षमता होती है ना। जैसे कोई ब्लॉक है या कोई फुटबॉल है या कोई बॉल है या कोई भी पार्टिकल है बच्चों, उनके पास जब मोशन आ जाता है, गति आ जाता है ना, तो जैसे हम वर्क डन कर सकते हैं ना, यानी किसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार वो पार्टिकल भी है ना, किसी अन्य वस्तु की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, यानी उनमें भी क्या आ जाती है? कार्य करने की क्षमता आ जाती है। और कार्य करने की क्षमता आ जाती है, इसका मतलब उनमें भी क्या आ जाती है? ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा क्या है बच्चों? कार्य करने की क्षमता। तो सबसे पहले हमने इस पर काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया कि गति के कारण, है ना, पार्टिकल में जो कार्य करने की क्षमता आएगी, है ना, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? गतिज ऊर्जा। और हमने गतिज ऊर्जा का फार्मूला भी बना लिया कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे, और उसका फार्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है बच्चों,